हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था और किस विधि से किया था हमने? जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो हमने किया था वज्र गुणन विधि से। और इसके लिए आपको ये बताया था कि पहले दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे, फिर 23/12 का आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि a और b के किन मानों के लिए आपको a और b का मान ज्ञात करना है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल आए, इसके लिए क्या शर्त होती है? हमारे पास ये शर्त होती है अनुपातों की कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और अनुपात निकालने के लिए भी एक शर्त होती है कि या तो आप दोनों समीकरण जो आपके पास हैं उनकी राइट हैंड साइड को 0 बनाएं, ये +7 है, इसको आप इधर ले आए -7, इसको आप इस साइड ले आए। या एक और तरीके से भी अनुपात निकाल सकते हैं कि दोनों नंबर अगर राइट साइड में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपको दोनों नंबर्स को लेफ्ट में लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए अगर दोनों नंबर राइट साइड में है तब भी आप अनुपात निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले अनुपात निकाल लेता हूं और फिर मैं कहूंगा क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर क्या हो जाएगा c1 बटा c2। तो पहला अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2 क्या आएगा हमारे पास? यहां 2 है और बटा यहां पे x का गुणांक क्या है? a माइनस b। यह आ गया a1 बटा a2। फिर निकालते हैं b1 बटा b2 क्या आएगा? यहां से 3 और बटा में क्या आएगा? a प्लस b। फिर निकालते हैं c1 बटा c2, यहां से क्या आएगा? 7 और बटा में 3a प्लस b माइनस 2। तो ये तीनों अनुपात हमने निकाल दिए। अब हम क्या कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है वो लिख देंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है कि a1 बटा a2 बराबरे b1 बटा b2 बराबरे c1 बटा c2, तीनों को बराबर कर दें। अब a1 बटा a2 क्या है मेरे पास? ये रहा 2 बटा a माइनस b बराबरे b1 बटा b2 क्या है? 3 बटा a प्लस b बराबरे c1 बटा c2 क्या है? 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। अब यहां से इनको सोल्व करके मुझे a और b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल कर सकते हैं? ऐसे करेंगे कि एक बार पहले और दूसरे को बराबर कर दें और आर पार गुणा करके यहां से एक समीकरण तैयार हो जाएगा a और b में। एक बार दूसरे और तीसरे को बराबर कर दें या पहले और तीसरे को बराबर कर दें, आपकी मर्जी है, एक और समीकरण बन जाएगा। फिर उनको हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो आप चाहें तो बीच में लाइन खींच सकते हैं ऐसे। एक बार मैं पहले और दूसरे को बराबर करता हूं, लेता हूं इनको 2 बटा a माइनस b बराबरे 3 बटा a प्लस b। और एक बार हम लेते हैं दूसरे और तीसरे को बराबर कर देते हैं 3 बटा a प्लस b बराबरे 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। दोनों को हल करते हैं बारी बारी और 2 समीकरण हमारे पास और तैयार होंगे, उनको फिर हम आगे हल कर पाएंगे a और b के लिए। तो आर पार गुणा कर देंगे, इसको यहां गुणा किया और इसको यहां गुणा किया। जब 2 को यहां गुणा किया तो ये 2 इन दोनों से गुणा होगा, तो इसके लिए आप एक ब्रैकेट मेंटेन कर सकते हैं। 2 को गुणा किया a प्लस b से तो ब्रैकेट लगा दी, बराबर इसको 3 से गुणा किया तो 3 के अंदर ब्रैकेट लगा दी a माइनस b। क्या हो जाएगा? 2 से अंदर गुणा कर दें 2a प्लस 2b बराबर 3 को अंदर दोनों से गुणा कर दें 3a, माइनस है तो माइनस 3b। अब a वाले एक तरफ और बिना a वाले एक तरफ ले जाएंगे। मैं 3a को यहां लेकर नहीं आ रहा क्योंकि 2a है और -3 है तो -a बचेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम a प्लस का हो जाए। तो बजाय के इसको इधर लाने के मैं लेफ्ट साइड वाले दोनों को राइट साइड में ले जाता हूं और यहां बचेगा 0 बराबरे, ये तो ऐसे का ऐसे, 3a माइनस 3b तो ऐसे का ऐसे, ये प्लस 2a यहां पर आकर -2a प्लस 2b यहां पर आकर -2b। इसको इस साइड लिख देंगे और 0 को इस साइड लिख देंगे।
तो क्या समीकरण तैयार हो गया, ए वाले इकट्ठे कर देंगे, ए वाले में ए वाला जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 3a में से 2a गया 1a, -3b और -2b दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, तो a -5b और 0 को इस साइड कर दिया बराबर 0। और यहां से जो पहले आपके समीकरण थे आप उनको नंबर दे लेना, हमने दिया नहीं है, आप इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 पहले ही कह सकते थे। और यहां पर जो हमारे पास अब समीकरण बन रहा है ए और बी में, मैंने इसे समीकरण नंबर 3 कह दिया और एक समीकरण मैं यहां से बनाऊंगा उसको 4 कहूंगा। इसको भी आर पार गुना कर दें, ये यहां गुना हो जाएगा 3 से, तो गुना कैसे करेंगे, ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3a + b -2 बराबर ये 7 यहां गुना हो जाएगा इन दोनों से, तो यहां ब्रैकेट लगा देंगे a + b, तो ये क्या बन जाएगा, 3 को अंदर तीनों से गुना करेंगे बारी बारी, 3 तिये 9a + 3b और -3 दूनी 6 बराबर 7 से गुना करेंगे, 7a + 7 से गुना करेंगे 7b। अब फिर वही ये 9a है ये 7a है, अब की बार इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं और नंबर को उस साइड -6 को वहां ले जाएंगे, +6 हो जाएगा, तो ये बनेगा 9a + 3b, ये प्लस का 7 है यहां पर आकर माइनस का 7 है, प्लस का 7 भी यहां पर आकर माइनस का 7 भी, और -6 उस साइड राइट साइड में जाकर प्लस का 6, और यहां से 9 में से 7a गया, 9a में से 7a गया 2a + 3 -7b, ये b वाले हैं, +3 और -7, बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो क्या आएगा, 7 में से 3 गया 4b और बराबर क्या है 6। ये आपका समीकरण नंबर 4 आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 इसको भाग भी कर रहा है, इसको भी और इसको भी भाग कर रहा है, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, लेकिन सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से नहीं निकाल रहा, तो 2 कॉमन निकाला तो यहां पे रह गया a, -2 से भाग किया 2 दूनी 4 b और ये ब्रैकेट बंद, और राइट साइड वाला 6 रहेगा ऐसे का ऐसे। अब ये गुना का 2 वहां जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो a -2b बराबर 6/2 और ये कैंसिल हुआ, तो 6, तो हमारा समीकरण तैयार हो गया a -2b बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 कहा था, तो इसको मैं कहता हूं समीकरण नंबर 4। तो मैंने क्या किया, एक बार क्योंकि अनेक हल थे, अनेक हल के लिए क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, पहले 2 को बराबर कर लिया एक बार और अगले 2 को बराबर कर लिया, एक समीकरण यहां से तैयार, एक समीकरण यहां से तैयार, अब 2 समीकरण बन गए। आप ध्यान से देखें तो ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। अब आप इनको हल कर लीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपने किस विधि से करना है, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो तो है हमारे पास वज्र गुणन विधि की, लेकिन आसानी है, हमारी मर्जी है, तो हल करने के लिए इन दोनों को मैं आसान मेथड लगाता हूं, विलोपन विधि। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, अब की बार x y में नहीं है, अब की बार a और b में है, तो एक के नीचे एक समीकरण लिखते हैं 3 और 4, और इनको हल करके a और b का मान निकाल लेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 3 लिखा, a -5b बराबर 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 3, और इसके नीचे समीकरण नंबर 4 लिखा, a -2b बराबर 3, समीकरण नंबर 4। अब विलोपन विधि से हल कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं तो आसान मेथड से करूंगा, और विलोपन विधि के लिए या तो हम a वाले बराबर करेंगे जैसे वहां पे x वाले या y वाले बराबर करते थे, अब यहाँ पे a और b में रैखिक समीकरण युग्म है, तो या तो a वाले बराबर करेंगे या b वाले, और बाय चांस पहले ही a वाले बराबर है तो ये देख लीजिए कि जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने का फायदा तो नहीं है क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहे, सेम निशान है, घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान पलट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, -5 और प्लस का 2, माइनस का 5 है प्लस का 2 है, बड़ी रकम माइनस की तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटा घटा दें, 5 में से 2 गया 3b बराबर ये 0 -3, तो क्या आएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये गुना का 3 वहां जाके भाग में हो जाएगा, तो b बराबर 3/3 और 3 एकम 3, तो b का मान क्या आ गया 1। अब b का मान कहां रखा जाएगा, या 3 में या 4 में, तो मैं b का मान रखता हूं समीकरण नंबर 3 में, तो यहां लिख देंगे कि b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और समीकरण नंबर 3 है क्या हमारे पास, समीकरण नंबर 3 है
a माइनस 5b बराबर 0। जहां पर आपके पास b है वहां पर 1 कर दीजिए, तो a माइनस 5 गुणा 1 बराबर 0। 5 एकम 5 बराबर 0, और ये माइनस 5 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो a का मान क्या आ गया, 5। तो हमारा आंसर आ चुका है a का मान 5 और b का मान 1। a बराबर 5 और b बराबर 1। ये हमारे पास अगर a का मान 5 और b का मान 1 रख दें तो इन रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। हमें a और b का मान ही ज्ञात करना था। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बटा a2 तो बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटा c2 के। तो पहले आप तीनों अनुपात निकालें। अनुपात निकालने की शर्त क्या होती है, या दोनों के नंबर राइट हैंड साइड में हो या दोनों के नंबर लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो ये ठीक है, दोनों के नंबर राइट हैंड साइड में है तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। यहां से अनुपात निकालते हैं। पहला अनुपात a1 बटा a2, यहां पे क्या है 3 गुणांक, और यहां पर क्या है 2 के माइनस 1। फिर निकालते हैं b1 बटा b2, यहां पे y के आगे गुणांक कितना है 1, और बटा यहां पर कितना है k माइनस 1, और यहां पर c1 बटा c2 1 बटा 2k प्लस 1। तो ये तीनों अनुपात निकाल दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई हल ना हो तो आपने k का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे कि कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त होती है, हम यहां लिख देंगे a1 बटा a2 तो बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटा c2 के। इनके मान रख दो। a1 बटा a2 क्या है हमारे पास, ये रहा 3 बटा 2 के माइनस 1 तो बराबर हो किसके, 1 बटा के माइनस 1 के, लेकिन बराबर ना हो किसके, 1 बटा 2 के प्लस 1 के। आपको k का मान ज्ञात करना है, तो पहले 2 को बराबर करेंगे तो k का मान आ जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये वाला पार्ट भी सोल्व करना चाहिए, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि k किसके बराबर ना हो, लेकिन हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं पहले दोनों को, और यहां से k का मान क्या आएगा वही निकाल देते हैं, बजाय इसके कि k का मान क्या ना हो। तो सिर्फ पहले और दूसरे को ले लेते हैं अनुपातों को बराबर, और यहां से k का मान आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया, 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर 1 बटा के माइनस 1। आर पार गुणा कर दीजिए, इसको यहां 3 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। तो 3 ब्रैकेट में क्या आएगा, के माइनस 1 बराबर 1 से गुणा करनी है, तो 1 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 के माइनस 1। अब गुणा कर देते हैं इनको, तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 को अंदर गुणा किया 3 के माइनस 3 एकम 3 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो वही का वही रहेगा 2 के माइनस 1। अब k वाले एक तरफ और बिना k वाले एक तरफ, आपको k का मान ज्ञात करना है। तो ये 3 के तो यहाँ ऐसे का ऐसे, ये प्लस का 2 के यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर, ये माइनस 1 तो ऐसे का ऐसे, और ये माइनस का 3 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3। 3 के में से 2 के गया, 3 में से 2 गया 1, तो 3 के में से 2 के गया 1 के, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के का मतलब k बराबर माइनस का 1 और प्लस का 3, बड़े रकम प्लस के तो निशान प्लस का आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है, और बड़े में से छोटे को हटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2। तो हमारा आंसर आ चुका है k बराबर 2। तो जब k बराबर 2 होगा तो इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यही आपसे पूछा था, k का मान ज्ञात करें कि इनका कोई हल ना आए। तो कोई हल कब नहीं आएगा, जब k का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आपको समीकरण युग्म दे रखे हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधियों से बारी बारी हल करें। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो हम ये कह देंगे कि हमारे लिए दोनों विधियां उपयुक्त हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को 2 बार करना है बारी बारी।
पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, फिर यही क्वेश्चन फिर से किया जाएगा। वो किस विधि से करेंगे हम? वज्र गुणन विधि से। पहले प्रतिस्थापन की बात करते हैं, तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि हम कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो मैं इसी को समीकरण नंबर 1 और इसी को समीकरण नंबर 2 कह रहा हूं। हालांकि वज्र गुणन विधि में आपकी पहली शर्त होती है कि राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। अब ये 2 समीकरण है मेरे पास। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले। मान लीजिए मैंने पहला समीकरण ले लिया। पहला समीकरण क्या है मेरे पास? 8x प्लस 5y बराबर 9, ये मैंने कह दिया। अब दोनों में से इस समीकरण जो आपने लिया, समीकरण नंबर 1, या तो आप इसमें से x का मान निकाल दें या y का मान निकाल दें, आपकी मर्जी है ये भी। चलिए हम किसका मान निकालते हैं? y का मान निकाल देते हैं। तो यहां से क्या आएगा? 5y तो ऐसे का ऐसे, प्लस का 8x वहां जाकर माइनस का 8x, ये गुना का 5 नीचे आके बटा में 5, तो y का मान मेरे पास आ चुका है 9 माइनस 8x और बटा में 5। आप चाहते तो यहां जैसे मैंने y का मान निकाला है, आप चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने y का मान निकाला और y का मान क्या आया मेरे पास? 9 माइनस 8x बटा में 5। ये किस समीकरण से निकाला? 1 से। तो कहां रखा जाएगा? 2 में। और जो ये मान निकलता है उसे हम कहते हैं समीकरण नंबर 3। ये सारा मेथड पहले आप कर चुके हैं एक बार। चलिए, y का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला, तो मैं कहता हूं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और प्रॉपर वर्ड क्या है? प्रतिस्थापित करने पर। y का मान समीकरण नंबर 2 में 1 से निकाला है, तो 2 में प्रतिस्थापित करने पर जहां जहां y है वहां पर 9 माइनस 8x बटा 5 करेंगे। कहां पर? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 है क्या? समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो 3x प्लस 2 और ब्रैकेट में y का मान 9 माइनस 8x बटा में 5 बराबर 4। अब ये 2 और 5 कैंसिल तो नहीं होते, तो 2 को आप अंदर गुणा कर दें, तो ये क्या बनेगा? 3x प्लस 2 को अंदर गुणा किया, 2 में 18 माइनस 2 8 16x, और इसके बटा में क्या है? 5 बराबर 4। अब यहां बटा 5 है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, आप 1 लगाएं। इसके बटा में कुछ नहीं है, आप 1 लगाएं। और बराबरे को भी मैं साथ में ले रहा हूं, और जब बराबरे को साथ ले रहा हूं एलसीएम लेते हुए, तो बाद में जो एलसीएम आएगा, जो बटे में आएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। 1 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, और एलसीएम कहां लिखा जाता है? नीचे बटे में, यानी कि हर में। 1 से भाग किया, 1 पंजे 5, 5 को ऊपर गुना किया, 5 दिए 15, x साथ में है, प्लस 5 एकम 5, 1 आ गया। 1 को ऊपर दोनों से गुना करना है, लेकिन 1 से गुना करेंगे तो वही का वही रहेगा, यानी कि 18 माइनस 16x बराबर साथ में है। 1 पंजे 5 और 5 चौके 20। अब एलसीएम लेते हुए बराबर साथ में लिया है, तो अब एलसीएम को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, तो क्या रहेगा हमारे पास? इनको इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा भी कर दीजिए x वालों को। 18 तो ऐसे का ऐसे, 15 और माइनस 16x, प्लस का 15 और माइनस का 16, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 16 में से 15 गया 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और बराबरे क्या है? 20, और बटा वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने बराबरे को साथ में लिया था। तो यहां से क्या आएगा? x का मान निकालेंगे। ये माइनस x तो ऐसे का ऐसे लेफ्ट साइड में, ये प्लस का 18 है, वहां जाकर माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 18, और 20 में से 18 गया, प्लस की रकम बड़ी है तो प्लस का आएगा, रकम प्लस की बड़ी है तो प्लस का आएगा। 20 में से 18 गया 2। अब इस माइनस को उठा के उधर ले जाएं आप राइट साइड में, तो x का मान क्या आ गया? -2। x का मान हमारे पास आ चुका है -2। अब y का मान कैसे निकालेंगे? ये समीकरण नंबर 3 हमने बनाया था, यहां रखेंगे x का मान। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो जहां जहां हमारे पास x होगा वहां पर रखेंगे -2। तो y बराबर क्या था समीकरण नंबर 3 में? 9 माइनस 8x बटा 5। तो जहां जहां आपको x दिखाई देता है वहां पे आप रखें -2। तो 9 माइनस 8 ब्रैकेट में -2 और बटा में क्या है? 5। तो ये क्या बनेगा? 9 माइनस को माइनस से गुना किया, प्लस 8 दूनी 16 और बटा में क्या आ गया? 5। तो क्या आएगा? मैं यहां करता हूं, y बराबर 16 और 9 25
और बटा में 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो y बराबर 5 बटा का 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में आपका आंसर आ गया, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हमने इस रैखिक समीकरण युग्म को हल किया। और किस विधि से हल किया है हमने इसको? प्रतिस्थापन विधि से। अब यही क्वेश्चन फिर से करना है, आंसर फिर वही आएगा, x बराबर -2 और y बराबर 5, लेकिन किस विधि से करना है? वज्र गुणन विधि से। तो करते हैं यही क्वेश्चन को दोबारा एक बार वज्र गुणन विधि से। चलिए यही क्वेश्चन फिर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन रैखिक समीकरण युग्म को आपको हल करना है वज्र गुणन विधि से। अभी प्रतिस्थापन विधि से किया था, अब करेंगे वज्र गुणन विधि से। लेकिन मैंने इसे समीकरण नंबर 1 नहीं कहा, क्योंकि वज्र गुणन विधि की पहली शर्त है कि आपको राइट हैंड साइड को क्या बनाना है? 0। तो बना देते हैं। ये +9 इस साइड आकर -9 हो जाएगा, तो 8x + 5y -9 बराबर 0। इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 1। और यहां से क्या आएगा हमारे पास? 3x + 2y, और ये +4 को इधर ले आएंगे तो -4 बराबर 0। इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 2। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि के लिए एक नंबर आपको याद करवाया था, 23 12। तो पहले लिखेंगे हम दूसरे गुणांक। दूसरे गुणांक क्या है? ये 8 और 3 है पहले गुणांक, 5 और 2 है दूसरे गुणांक, -9 और -4 है तीसरे गुणांक। तो पहले हमें लिखने हैं दूसरे गुणांक। दूसरे गुणांक क्या है? 5 2। तो यहां लिखा मैंने 5 और यहां लिखा 2, कोई बटे का निशान नहीं लगाना है। फिर तीसरे गुणांक। तीसरे गुणांक क्या है? -9 -4। यहां थोड़ा सा गैप देके -9 -4। अब पहले गुणांक 8 और यहां पर क्या है? 3, तो ये लिखा 8 और ये लिखा 3। और उसके बाद दूसरे गुणांक। दूसरे गुणांक क्या है? 5 और 2, तो यहां लिखा 5 और यहां लिख दिया 2। उसके बाद क्या बताया था कि यहां इसके बीच में छोटा सा लिखेंगे x, यहां पर क्या लिखेंगे y, और यहां पर क्या लिखेंगे 1। और उसके बाद क्या करना है? x बटा बराबरे y बटा और बराबरे 1 बटा। अब इसके बटे में क्या आएगा नीचे? x बटा क्या आएगा हमारे पास? पहले आप ये गुणा ये कर दें, ये प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 5 चौके 20। पहले किया ये गुणा ये, फिर माइनस, ये आपने खुद लगाना है अपने आप, माइनस। फिर क्या आएगा? ये गुणा ये कर दें, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 2 नी में 18 तो -18। दो निशान एक साथ नहीं आएंगे तो क्या ब्रैकेट, क्या मेंटेन करेंगे आप? एक ब्रैकेट। बिल्कुल ऐसे ही y बटा क्या आएगा? पहले ये गुणा ये कर दें, ये माइनस ये प्लस, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, 9 तिये 27, फिर माइनस, ये आपने खुद लगाना है। फिर ये गुणा ये कर दें, क्या आएगा? माइनस को प्लस से किया तो फिर माइनस आएगा, 8 चौके 32 तो -32। फिर दो निशान इकट्ठे नहीं आएंगे, ब्रैकेट लगा दी, बराबरे 1 बटा क्या आएगा? पहले ये गुणा ये, 8 दूनी 16, फिर माइनस आपने खुद लगाना है, फिर ये गुणा ये, 3 पंजे 15। ये हमारे पास आ गया। तो क्या बनेगा? ये x बटा -20 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +18 बराबर y बटा -27 माइनस माइनस क्या हो गया? +32 बराबर 1 बटा 16 में से 15 गया 1। तो ये क्या बना? x बटा ये माइनस ये प्लस, बड़ी रकम क्या है? माइनस की, तो निशान माइनस का, 20 में से 18 गया 2 बराबर y बटा माइनस का 27 और प्लस का 32। बड़ी रकम प्लस की है तो निशान प्लस का, 32 में से 27 गया 5 तो प्लस का 5 आएगा, बराबर 1 बटा 1 का मतलब 1 लिखो या 1 बटा 1 आपकी मर्जी है फिलहाल। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद कैसे करना है इनको हल? एक बार फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर दो, एक बार सेकंड और थर्ड को बराबर कर दो। जब फर्स्ट और थर्ड को बराबर करेंगे तो x का मान आएगा, सेकंड और थर्ड को बराबर करेंगे तो y का मान आएगा। तो क्या किया? x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 और सेकंड और थर्ड को y बटा 5 बराबर 1 बटा 1। यहां आर पार गुणा कर दो, और यहां अगर आप चाहें तो इसको इधर गुणा कर दें तो x से कम x बराबर -2 को 1 से गुणा किया तो -2 आ गया। ऐसे यहां पे अगर y को गुणा करें y एकम y और बराबर यहां गुणा करें 5 एकम 5,
तो हमारा आंसर आ चुका है, ये पहले भी आंसर सेम आया था, x बराबर है -2 और y बराबर है 5। आंसर वही रहेगा जो हमने प्रतिस्थापन से निकाला था, चाहे आप वज्र गुणन से निकालें, आंसर सेम रहेंगे। उसने एक बात और पूछी थी कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो हम तो यही कहेंगे कि दोनों विधियां उपयुक्त हैं। हालांकि हमें मालूम है कि सबसे आसान तो विलोपन विधि है, लेकिन इस बात का जवाब हम ये देंगे कि दोनों विधियां उपयुक्त हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, और इसके हमारे पास हैं टोटल 5 भाग, 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज तो चल रही है हमारे पास वज्र गुणन विधि की, लेकिन इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वज्र गुणन विधि से हल करें। इसने कहा है कि किसी बीज गणितीय विधि से हल करें। तो जब हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हम इसको विलोपन विधि से ही हल करने वाले हैं, जो सबसे इजीएस्ट होता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल किसी बीज गणितीय विधि से हल करें। हमारी मर्जी है तो हम इसको विलोपन विधि से ही हल करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे हम लगभग 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है। नियत का मतलब फिक्स, ये तो आपको देना ही देना है। छात्रावास का मतलब हॉस्टल के मासिक खर्चे का एक भाग तो फिक्स है, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन तक वहां पे भोजन करता है, उसे 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए देने पड़े। एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन जिसने वहां खाना खाया, उसका जो खर्चा हुआ 1 महीने का, उसको देने पड़े हैं 1000 रुपए हॉस्टल फीस के। एक और छात्र बी है, जबकि एक छात्र बी है जो 26 दिन भोजन करता है, उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़े। तो आप 2 चीजें हैं इसमें, वो निकालें, एक तो नियत व्यय यानी कि फिक्स खर्चा निकाल के बताएं कितना है, और प्रतिदिन के भोजन का खर्चा कितना है वो भी आप याद करके बताएं। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक हमने क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला, जिसमें एक तो नियत भाड़ा था, एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा था। एक क्वेश्चन हमने किया था पुस्तकालय वाला, जिसमें पहले 3 दिन का जो किराया था वो फिक्स था, और उसके बाद प्रतिदिन का किराया अलग था। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आप एक हॉस्टल में रहते हैं, आप चाहे वहां पर 1 दिन भी खाना ना खाएं, आपको एक फिक्स खर्चा देना पड़ेगा। वो आप चाहे कमरे का किराया मान लें, उसके जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका खर्चा मान लें, कि मान लीजिए 300 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल की बात करें कि वो ये कह दे कि 300 जो रुपए हैं वो तो है फिक्स, और 70 रुपए हैं प्रतिदिन के भोजन का खर्चा। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसको 300 रुपए तो देने ही देने हैं, चाहे वो 1 दिन भी खाना ना खाए। रूम का रेंट मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मान लीजिए, और जितने दिन खाना खाएगा प्रतिदिन के हिसाब से 70 रुपए उसकी डाइट है 1 दिन की। मान लीजिए कोई बच्चा वहां पर 10 दिन भोजन करता है, तो वो कितने रुपए देगा? 300 तो फिक्स है, प्लस जो 300 रुपए हैं वो तो फिक्स है, प्लस 10 दिन का, 1 दिन का 70 रुपए है, तो 10 दिन का 10 गुना 70, यानी कि ये हो जाएगा, पहले हम गुना करेंगे 700, 10 गुना 70 700, यानी कि 70 रुपए 1 दिन के हैं, तो 10 दिन के 700 रुपए तो भोजन के हो गए, और 300 रुपए फिक्स हो गए, तो उसके लग जाएंगे 1000 रुपए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो 2 चीजें हैं जो आपको निकालनी है, वही हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक तो नियत व्यय मान लेते हैं x रुपए, और एक प्रतिदिन के भोजन का व्यय मान लेते हैं y रुपए। तो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं कि माना नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय x रुपए, और माना प्रतिदिन भोजन का व्यय
बराबरे y रुपए। अब आते हैं पहली शर्त पर, और पहली शर्त से बनाएंगे पहला समीकरण। पहली शर्त के अनुसार मैं ब्रैकेट में मेंशन करता हूं कि जो ए बच्चा है, ए बच्चे ने 20 दिन वहां खाना खाया और उसको कुल रुपए देने पड़े 1000। अब जो ए स्टूडेंट है वो 20 दिन वहां रहा, x रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे, चाहे वो 20 दिन रहे चाहे वो 10 दिन रहे। अब एक दिन का y रुपए है भोजन का खर्चा, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 गुणा y यानी कि 20y, और ये कुल कितने बन गए हैं उसके 1000 रुपए। ये पहली शर्त से मैंने क्या बनाया, पहला समीकरण। नियत खर्चा x रुपए, 20 दिन का भोजन का खर्चा एक दिन का y रुपए है, तो 20 दिन का 20y, x प्लस 20y, और ये कुल मिलाकर उससे कितने बने हैं 1000 रुपए। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त के अनुसार मैं मेंशन करता हूं कि एक बच्चा बी है जो वहां 26 दिन रहा और उसे कुल कितने रुपए देने पड़े हैं, 1180 रुपए। तो एक तो उसने x रुपए दिए होंगे, एक दिन का खर्चा y रुपए भोजन का, तो 26 दिन का 26 गुणा y 26y, ये टोटल हो गया। और ये आपको किसके बराबर दिया है, 1180 के बराबर। तो ये हमारे दो समीकरण बन गए। इन दो समीकरणों को एक के नीचे एक लिखते हैं साफ साफ। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को एक बार फिर से लिखते हैं साफ साफ, एक के नीचे एक, तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो जाएगा। तो क्या है पहला समीकरण, x प्लस 20y बराबरे 1000 और x प्लस 26y बराबरे 1180। समीकरण नंबर 2 ये हमारे पास आ गया। अब हल करने के लिए उसने कोई शर्त नहीं लगाई है, तो मैं विलोपन विधि से करूंगा। विलोपन विधि के लिए या तो x वाले बराबर करें या y वाले, और x वाले पहले ही बाय चांस बराबर हैं तो जोड़ने का फायदा तो नहीं है, क्योंकि दोनों सेम निशान के हैं, तो घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस x से माइनस x कैंसल, प्लस 20 माइनस 26। जब 20y माइनस 26y करेंगे तो बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटा घटाएंगे, 26 में से 20 गया तो 6y, तो माइनस 6y आपके पास आ जाएगा। बराबर 1000 में से 1180 माइनस करना है, प्लस 1000 और माइनस 1180, बड़े रकम माइनस किया तो निशान माइनस का, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 1180 में से 1000 गया तो 180, ये माइनस से माइनस कैंसल, और ये गुणा का 6 वहां जाकर बटा में, तो 180 बटा 6, और ये 6 तिये 18, 0 ऐसे की ऐसे, तो y का मान क्या आ गया 30। y का मान 30 आने का मतलब क्या हुआ, जो प्रतिदिन भोजन का खर्चा है जो y रुपए हमने माना था वो 30 रुपए आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान आएगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है क्या हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 20y बराबरे 1000। यहां y का मान 30 कर दें तो 20 ब्रैकेट में 30 यानी कि गुणा बराबरे 1000। मैं यहां करता हूं, इसके बाद क्या आएगा, x प्लस 20 गुणा 30, 2 0 तो ऐसे की ऐसे, 2 तिये 6, 600 बराबरे 1000, प्लस का 600 वहां जाकर माइनस का 600, तो 1000 माइनस 600, तो क्या हो जाएगा x बराबरे 400। तो हमारे पास आ चुका है x बराबरे 400 और y बराबरे 30। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि शब्दों वाले सवाल का जो आंसर है वो शब्दों में देना है आपको। तो x का मतलब क्या था, नियत व्यय, और y का मतलब क्या था, प्रतिदिन भोजन का व्यय। तो आप आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, कि जो उस छात्रावास का नियत व्यय है वो x है, x का मतलब 400 रुपए, और उस छात्रावास का जो प्रतिदिन भोजन का व्यय है, एक दिन के खाने का खर्चा है, वो y है, यानी कि 30 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक भी है कि नहीं। जैसे जो पहली शर्त थी कि उस बच्चे ने 20 दिन के 1000 रुपए दिए,
20 दिन का खर्चा निकालना आप अपने हिसाब से। फिक्स कितना हुआ 400 प्लस 20 दिन, एक दिन का 30 रुपए, तो 20 दिन का कितना हुआ खाने का खर्चा 20 गुणा 300, यानी कि 400 प्लस कितना हुआ 600, और ये कितना आ गया 1000। बिल्कुल ठीक है, यही था। और दूसरी शर्त क्या थी कि 26 दिन का खर्चा था 1180 रुपए। तो 26 दिन का खर्चा आप कैसे निकालेंगे? 26 दिन का फिक्स कितना है 400, एक दिन का खाने का 30 रुपए, तो 26 दिन का 26 गुणा 30 कर दीजिए पहले गुणा। 400 प्लस 0, 3 6 18, 1 780, तो ये कितना आ जाएगा 1180 रुपए। तो दूसरी शर्त भी यहां मैच हो रही है, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो दो आंसर आपके आ चुके हैं कि जो नियत व्यय है छात्रावास का, हॉस्टल का, वो है 400 रुपए, और प्रतिदिन के भोजन का जो व्यय है वो कितना है 30 रुपए। ये दो आंसर आपके आ गए। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी इसके 4 पार्ट और पेंडिंग है, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया।